राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित एक भाषण श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले वीडियो में ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ परिचय है आपको एक बहुत विस्तार तरीका से समझा दिया गया है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लेना। आज हम चर्चा करेंगे कि इस बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इस पाठ के अंतर्गत बाबा भीमराव अंबेडकर की हमारे भारतीय समाज और भारत के जो जाति प्रथा को जो व्यवस्था है उनकी प्रति उनकी क्या सोच थी, और फिर हम ये भी जानेंगे कि जो जातिवाद के पोषक लोग हैं उनके जाति प्रथा के प्रति क्या विचार, क्या मेंटलिटी है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारे भारतीय सभ्यता में या हमारे भारतीय समाज के प्रति हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की क्या उनकी रचनात्मक भावनाएं थी, उनको भी देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा देख रहे हैं यह एक भाषण है, और यह भाषण कहाँ से आया तो 1936 ईस्वी की बात है। उस समय भी हमारे देश में जाति प्रथा का बहुत ज़्यादा ही प्रचलन था, और उसी जाति प्रथा को दूर करने हेतु हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक मंडल तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत से जो जाति प्रथा की व्यवस्थाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, इनको किसी भी तरह दूर कर देना है। और इसी के उद्देश्य के लिए लाहौर में 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल का एक वार्षिक सम्मेलन था, ठीक है। और उन सम्मेलन का अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया था। तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने मतलब कि ये जो प्रथाएं हैं हमारे भारतीय समाज के लिए कितने हानिकारक है, इसको दूर करने के लिए अपने मस्तिष्क में एक स्पीच तैयार करके गए थे, लेकिन किसी कारणवश वो जो सम्मेलन 1936 के लाहौर में सम्मेलन था जाति पाति तोड़क मंडल का, वह संपन्न ना हो पाया। अतः बाबा भीमराव अंबेडकर ने सोचे कि ये जो हमारी विचार है हमने तो वहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाया, अब वो अपने विचार को एक बुक में लिख दिया, जिस बुक का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और चूंकि वो जो बुक था वो इंग्लिश मीडियम में था, अतः भारत के जो हिंदी भाषी लोग थे वो उनके विचार से वंचित रह जाते। तो इस उनके विचारों को भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए ललई सिंह यादव जी ने क्या किए, उस बुक से थोड़ा सा रूप लेकर, मतलब थोड़ा निकाल कर, एक ना होता है कि एक नदी में पानी है, नदी पानी से लबालब भरा हुआ है और उसमें से 10 बाल्टी पानी निकाल कर किसी को पिला देना, ठीक उसी तरह ललई सिंह यादव ने क्या किए, बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को प्रत्येक भारतीयों तक पहुंचाने के लिए जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक बुक था उसमें से थोड़ा रूप लेकर उसको हिंदी में रूपांतरण कर दिया, और हिंदी में रूपांतरण करके हम 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ने को दिया जाता है, ताकि इसके बारे में हम अपने सोच को विकसित कर सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं, क्या हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर की क्या सोच है। तो वो बोल रहे हैं, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कुछ शब्द आए हैं, इन सभी शब्दों के मतलब को खूब अच्छे तरीके से समझे। यह विडंबना की ही बात है। तो विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है चिढ़ना। अब ये चिढ़ कब होता है, जैसे गौर करेंगे हो तो जैसे कि आप इस 2025 के महाकुंभ, अयोध्या प्रयागराज के महाकुंभ के मेले के बारे में हमने सुना था कि एक भगदड़ मच गई, कोई अफवाह फैला दिया, जिस अफवाह की वजह से भगदड़ मच गई, और उस भगदड़ के वजह से लगभग सैकड़ों व्यक्ति का जान भी गया था, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें जिससे किसी विशेष व्यक्ति का हो, समाज का हो या राष्ट्र का हो, इन सबों के लिए यदि कोई खतरा हो जाए, कोई हानि हो जाए, तो ऐसे अफवाह बात या ऐसे विचारों पर ही चिढ़ होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे
मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा काम है बच्चों को शिक्षा देना, समाज को एक नई दिशा में लेकर जाना। ठीक है, अब मेरा इस प्रकार का मेंटलिटी है और समाज में मुझे नीच दिखाने के लिए कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ये मार साहब बहुत गलत है, ये करते हैं, चोर है, ये करते हैं, वो करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति मेरे द्वारा इस प्रकार के अफवाह को फैला रहा है तो उनके बात से हमको चिढ़ तो होबे करेगा। ठीक उसी तरह चिढ़ का मतलब क्या समझ ले, विडंबना का अर्थ क्या समझे अपना, यह विडंबना की बात है ही बात है, अर्थात चिढ़ की बात है कि इस युग में भी बोले तो जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे उस युग का बात किया जा रहा है। हालांकि उस युग को भी आधुनिक युग के नाम से जाना जाता था, आज के भी हम लोग जो 2025 में जी रहे हैं इसको भी आधुनिक युग के ही नाम से जाना जाता है। तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अब यहाँ एक शब्द आया जातिवाद, जातिवाद का भी अर्थ समझ लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में बहुत बढ़िया से आ जाए। अब जैसे जातिवाद को देखना है तो गौर करेंगे, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक तुरहा जाति से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस प्रकार के मेंटलिटी को रखूं कि अपने लड़का या लड़की के शादी, ठीक है, अपने ही जाति के अंतर्गत करना उचित रहता है। यदि हम दूसरे जाति के लड़का या लड़की के साथ शादी अपने घर के किसी भी सदस्य को कराते हैं तो यह पाप है, यह गलत है, ठीक है। इतना ही नहीं, यदि मैं कोई ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूं और मेरे अंदर ये मेंटलिटी रहे कि ना हमें जो अपना उठन बैठन अधिकतर अपने ही सजातीय लोग के बीच करना चाहिए, खाना पान जो होता है अपने ही सजातियों के साथ बैठकर खाना चाहिए, किसी हरिजन या तुरहा या अहिर या मान समझ सकते हैं किसी भी जात के साथ बैठकर नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार के यदि हमारे अंदर मेंटलिटी है तो अब हम कह सकते हैं कि मैं एक जातिवादक व्यक्ति हूं, मेरे अंदर जातिवाद है, ठीक है। तो जातिवाद का भी अर्थ आपने क्या समझ लिया। तो यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अब फिर यहाँ एक आया पोषक। अब पोषक का अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं। हालांकि पोषक शब्द का उपयोग कई अर्थों में भी किया जा सकता है, और लेकिन यहाँ जो पोषक है इसका अर्थ इनका जो प्रयोग किन अर्थों में किया गया था जैसे गौर करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक तुरहा जाती हूँ और मेरे विचार है, मेरी मेंटलिटी है कि हम अपने सजातीय में ही सब कुछ करें, समझ रहे हैं ना। तो अब ये सोच जो मेरी अंदर है, मैं इस सोच को सिर्फ अपने अंदर ही सीमित नहीं रख रहा हूँ। यदि मैं अपने इस सोच को अपने बच्चों में, अपने पड़ोसियों में, अपने पौर पौनाई, अपने सागा संबंधियों में भी प्रसारित कर रहा हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, तो अब मैं कहलाऊंगा कि जातिवाद के पोषक हूँ। यदि मेरे अंदर ही सिर्फ ये मेरे ही अंदर आ जाता तो मैं सिर्फ जातिवाद होता। अब मेरे अंदर भी है, मैं इसको बढ़ा भी रहा हूँ, तो अब मैं कहलाऊंगा जातिवाद के पोषक। तो मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं इसके पोषक। अब यहाँ जो आया इसके पोषक क्या है, तो जो जातिवाद के बढ़ावा दे रहे हैं उनके पोषक का बात कर रहे हैं, ठीक है। माने जो जातिवाद है, ठीक है, इसके पोषक अर्थात जातिवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं उसके पोषक, माने जो जातिवाद के बढ़ावा दे रहे हैं उनके बात हो रहा है। कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। किया तो किया, समर्थन किया तो किया, माने इसको बढ़ावा दिया तो जातिवाद को बढ़ावा दिया तो दिया, लेकिन हम देखिए हमारे अंदर मैं ढीठ कितना हूं कि इसका एक ना होता है कि समर्थन भी करने का मेरे पास एक कोई आधार है। आधार का मतलब समझते हैं कि कोई कारण है, कि जैसे फिर इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमसे कोई आकर बोले कि भाई जातिवाद गलत है, आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं उस पर अब तर्क वितर्क करने पर उतर गया कि जातिवाद ना हो, जातिवाद सही है। जातिवाद इसलिए सही है क्योंकि जातिवाद से ये चीज होता है, समझ रहे हैं ना। मतलब कि जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए मेरे पास कोई थुतरई हो या जो भी हो, मेरे पास कुछ है जिसके आधार पर मैं यह समर्थन कर रहा हूं कि जातिवाद सही है। अब देखते हैं कि जातिवाद के जो पोषक है उनके द्वारा जातिवाद को बढ़ावा देने के पीछे क्या आधार है, ठीक है, समर्थन करने का क्या आधार है।
समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है, हालांकि इसे साबित हो रहा है कि जो जातिवाद के पोषक है, जातिवाद को जो बढ़ावा दे रहा है, उनके बढ़ावा देने के पीछे कई गो आधार होगा, लेकिन उसमें से एक आधार यह भी है कि यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज, जैसे कि मैंने बोला था कि जो पिछले जो जब ये जो आज़ादी के समय था वो भी आधुनिक समाज है, और आज हम जिस 2025 में जी रहे भी आधुनिक समाज है। तो वो कहते हैं, जातिवाद के पोषक क्या कहते हैं, किसको आधार मानते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज अभी जो समाज चल रहा है, कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को अवश्य मानता है। पहले इसको समझ लें। अभी आधुनिक समाज तो हमने देखा कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता का तात्पर्य क्या होता है, अब इसको भी एक उदाहरण से समझे तो बहुत बेटर होगा। जैसे एक विद्यालय को ले लेते हैं हम लोग, तो विद्यालय के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको एक सही वे में चलाने के लिए, या सीधे सीधे बोले तो विद्यालयों की स्थापना जिस उद्देश्य से हमारे समाज में किया गया है, उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए, उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए उसमें जितने भी सारे कार्य का संपादन किया जाता है वो सही तरीका से हो, वो सही तरीका से हो। यदि वो सही तरीका से हो रहा है तो अब उसी को हम बोलेंगे कार्य कुशलता, कार्य कुशलता। फिर थोड़ा बैक आते हैं हम लोग। अब जैसे कल्पना करें कि जो विद्यालय, कल्पना क्या करें, हम देखें कि विद्यालय में कितने प्रकार के कार्यों को संपादन किया जाता है। जैसे बच्चों को पढ़ाना है, कागजाती काम करना है, अन्य शिक्षकों पर अपना नियंत्रण भी रखना, उनकी देखरेख भी करना है, चपरासी का भी काम बोले तो झाड़ू पोछा भी लगाना है, खिचड़ी भी बनाना है। तो ये कितने काम हुए? 5 काम हुए। ठीक है, तो 5 कामों को, कार्यों को संपादन किया जाता है विद्यालय में। अब कल्पना करें कि यदि इन 5 कामों को करने के लिए लोगों का बंटवारा नहीं किया गया होता तो क्या होता? अब लोगों के बंटवारा का अर्थ ये हुआ कि यदि ये 5 व्यक्ति का बहाल कर दिया गया किसी विद्यालय में, अब ये शर्त रखा गया कि जिसको जो मर्जी वो करेगा, अर्थात जिसको मर्जी पढ़ा सकता है, जिसको मर्जी खिचड़ी बना सकता है, जिसको मर्जी झाड़ू पोछा मार सकता है, जिसके मर्जी हेडमास्टरी कर सकता है। समझ रहे ना? तब क्या होता? तब यह होता कि अधिकतर लोग जो है वे चाहते कि हम हेडमास्टरे के पद पर हैं, न कि हम झाड़ू लगाए, खिचड़ी बनाए। सभी का ध्यान किधर होता? तो जिस काम में आराम होता, ठीक है, जिसमें ज़्यादा माने मानसिक तनाव की आवश्यकता नहीं होता। अब ऐसे होने से वो स्कूलों की स्थापना या स्कूलों में जिन चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई है वे व्यवस्थाएं अपने उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो शिक्षक है ना तो अच्छा से खिचड़ी बन पाएगा, ना तो अच्छा से झाड़ू लग पाएगा। समझ रहा है ना? तो निश्चित रूप से जो स्कूल की स्थापना जिस उद्देश्य से किया गया वो पूर्ण नहीं होगा। अतः हम भी जानते हैं, सभी कोई दुनिया जानता है कि ऐसे स्थिति में कार्य के बंटवारा कर देना जरूरी है। अर्थात कि हम एक हेडमास्टर के पद पर अलग व्यक्ति का बहाल करें, जिनका बहाल करेंगे उसका काम रहेगा सिर्फ और सिर्फ हेडमास्टरी का करना, पढ़ाने के लिए अलग बहाल, खिचड़ी बनाने के लिए अलग बहाल, चपरासी के लिए अलग बहाल। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से अब वो जो स्कूल के अंदर जो व्यवस्थाएं होंगी, व्यवस्थाएं जो लागू की गई वो अच्छे से होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार का होना क्या कहलाता है? कार्य कुशलता। समझ में आ रहा है? तो जातिवाद के पोषक के समर्थन का आधार क्या है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक मानता है। तो बात सही है जी, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना जरूरी है, नहीं होगा तो सब तो अफरा तफरी हो जाएगा। लेकिन देखते हैं इससे और क्या होने वाला है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि हम सब ने बहुत सतर्की से मान लिया, बात सही है तो मानना ही पड़ेगा कि ना, सही बात है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना जरूरी है। ठीक है, तो हम सबकी राय है कि हाँ श्रम विभाजन का होना जरूरी है। ठीक है, अब जो बोल रहे हैं जातिवाद के पोषक जो है कह रहे हैं, और जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब उन लोगों के कहने का मतलब कि आप सभी कोई जानते हैं श्रम विभाजन उचित है, जरूरी है,
तो हम लोग भी कहते हैं जरूरी है भाई। तो वो बोल रहे हैं कि जब श्रम विभाजन जरूरी है, और श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप कौन है? जाति प्रथा, इसलिए यह क्या है? सही है। अब उदाहरण के तौर पर एक और देख लें, जैसे कि हिंदू धर्म में शंकर जी को तो सभी कोई अच्छे मानते हैं, उनके माने समझते हैं ना, बलवान मानते हैं, शक्तिशाली मानते हैं, माने उनका रोल अच्छा है। तो अब दुनिया पूरा मानता है कि शंकर जी का रोल ठीक है, तो अब आप हनुमान जी को भी गलत नहीं कर सकते हो। हनुमान जी को गलत नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हनुमान जी शंकर जी का 16वां या 14वां रुद्र रूप है, या रौद्र रूप, ऐसा ही होगा। तो देखिए कहने वाला क्या, जब शंकर जी सही है तो फिर हनुमान जी भाई गलत कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हनुमान शंकर जी का ही 16वां या 14वां जो भी रूप हो, ठीक है। तो ऐसे कह के जो जातिवाद के पोषक है अपने आप को क्या करते हैं? बड़ा साबित करते हैं, अपने बात को, अपने जो विचार है उसको सही साबित करने पर लगे हुए हैं। लेकिन इनके जातिवाद के जो पोषक के समर्थन के ये जो आधार है, अब इन आधार के बारे में हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं, चलिए चलते हैं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही है, यही आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक माने खेद की बात है। किस तर्क के? जो तो जिस तर्क को देकर जातिवाद के जो पोषक है निकल जा रहे हैं, या जातिवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं जिस तर्क के साथ, उसी तर्क की बात कर रहे हैं। इस तर्क के संबंध में पहली तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिए हुए हैं, समझे? तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, अब यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर के कहने का अर्थ क्या है, इसको भी एक उदाहरण से समझें। जैसे मान लेते हैं मेरा तबीयत खराब है और शर्मा जी मुझे कुछ दवाएं लिखी हैं, जो 3 रोज खाया तो मेरी जो तबीयत है इसमें कुछ राहत मुझको दिखाई दिया। लेकिन 4था रोज से जैसे मैंने उस दवा को खाया तो मेरे अंदर बेचैनी हो गया। क्या हो गया? बेचैनी हो गया। तो जाहिर से बात है, अब फिर भी मैं उस दवा को लेते रहूं तो हमारे इतना मूर्ख कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दवा जब तक मुझे सूट कर रहा था तब तक मेरे लिए सही था। लेकिन अब वो रिएक्शन कर रहा है, मेरे अंदर बेचैनी, गैस वगैरह वगैरह, शरीर में विभिन्न जगह पर चटका आ जाना, तो भी मैं उस दवा को लूँ तो हमारे इतना मूर्ख कोई व्यक्ति है? नहीं है। तो वही बोल रहा है कि जौन तर्क तहनी के देता रहा, वो तर्क के संबंध में पहिलका आपत्ति तो यही है, बाकी जौन जाति प्रथा बा उस श्रम विभाजन, तो माने जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन के भी रूप ले लेबा। अब इस श्रमिक विभाजन का हो तो श्रमिक विभाजन, श्रमिक का अर्थ होता है, श्रम का अर्थ होता है कार्य, और श्रमिक का अर्थ होता है कार्य करने वाला, अर्थात श्रमिक को हम मजदूर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। अब ये जो बात हम सुन लिए तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें तनिक डूब के देखिए कि कितना भयंकर चीज है ये। श्रमिक विभाजन का रूप ले लेना कितना गलत चीज है, आप देख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे तनिक गौर करेंगे हो, फिर उदाहरण से समझते हैं। टाइम तो थोड़ा लगता है भाई, गहराई से जानना है तो। अब जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 श्रमिक लोग हो गए। अब ये जो है इनका इच्छा है कि हम डॉक्टरी का तैयारी करें, ठीक है, और इनका इच्छा है कि हम जो है सोनार का काम करें, सोना का काम करें, ठीक है। ठीक इसी तरह ये जितने यहाँ श्रमिक दिखाई दे रहे हैं, सबका कोई अपना अपना इच्छा है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं। लेकिन ये जो जाति प्रथा है, अब क्या किया है, श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया। श्रमिक विभाजन का अर्थ हुआ कि अब ये निर्धारित कर रहा है, ये जाति प्रथा निर्धारित कर रहा है कि ना, आपको डॉक्टरी का तैयारी नहीं करना है, क्योंकि आपके बाबा दादा चमड़ा का काम किए हैं, इसलिए आपको भी चमड़ा के ही काम करना पड़ेगा, दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा। और चूंकि ये मान लेते हैं तुराह का बच्चा कोई हो गया, ये चाह रहा है कि मैं सोना चांदी के काम करूं। अब ये जो जाति प्रथा है ये बोल रहा है कि ना, तहार बाबा दादा
मछली बेचे के, खरीदे के, बेचे के, मुआवा के काम कैले बा तो तू इहे करब, दोसर कोनो काम ना करब। समझ रहे ना। अब देखिए चूंकि ये रूप धारण करेला यहाँ तक पहुँच जाना ये कितनी गलत है। लोगों की इच्छा को मार देगा, काम को टालू बना देगा। समझ रहे हैं ना। अब जैसे तोहरे मन बाटे हम क्रिकेटर बनी, तहार मन बा क्रिकेटर बनी, या तहारा के बाप माता इस तरह के जबरदस्ती के बाद मुँह आदमी क्रिकेटर खेले चल गई तो तहारा डॉक्टरी के तैयारी करे के बा, अच्छा तारा फुटबॉलर बने के बा, तो जहाँ इच्छा रहेला उकरा काम के नुकैले में ज्यादा फायदा होला। फायदा के तरिया होला, बने गुना होला, मन लाग जाला, मजा वाला ओकरा करे में। जौना में मने नहीं खे ओकरा जबरदस्ती करो तो मजा आई, मजा नहीं। जब मजा नहीं तो ओकरा करबो, करबे ना करबो, तो जब करबे ना करबो तो तारा से होई कोई ना होई। समझ में आइलू। तो ये जो जाति प्रथा बा अब श्रमिक विभाजन के रूप धारण कर लेला। पहले का आपत्ति तो भाई आगे चल जा, फिर आगे क्या क्या होता। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन निश्चित ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु सब समाज किसी भी सब क्या बोलते हैं, रुक जा तनी आगे आ जाओ कहने के लिए। हाँ जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं कि श्रम विभाजन निश्चित ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभाजन श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। समझ में आई। अब जैसे हो गई कि हम कहतनी क्यों कहलक है चलो ना तनी शराब पी ला, तक शराब हम ना पिए। हमनी के सब समाज है तो सब समाज के ये निशानी है कि शराब पियो, तो अगला हमारा बारे में जानता कहता अच्छा सब समाज के ई ना हो काम दारू पिए रहा, सब समाज के कार हो जाके लोग चोरी कैल, देख लो हमरा के चोरी कैल। समझ में आई लूँ। तो वह बोल रहे हैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि सब समाज की जरूरी है कि कार्य कुशलता के लिए श्रमिक का विभाजन माने श्रम का विभाजन कर दे, लेकिन ये सब समाज की जिम्मेवारी नहीं है, ये सब समाज की पहचान नहीं है कि लोगों के माने अस्वाभाविक विभिन्न वर्ग में क्या करे बांट दे। अस्वाभाविक माने एक बिना इच्छा के माने ना होला, समझत बड़ा लादू करके ओकरा के ऊपर से लाद के तारा होइए करे बा तो होइए करे बा। वे बाबा भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं कि सब समाज की ठीक है पहचान है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की को कर देना ठीक है, लेकिन याद रखिए ये श्रम विभाजन का कतहु पहचानना है कि लोगों को विभिन्न वर्गों में कार्य के आधार पर एक अस्वाभाविक रूप में बांट दिया जाए। वही बाबा भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषताएं यह है कि वह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करारा देती है। पहला तो आपत्ति उन्होंने बताया कि अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में लोगों को बांट देती है, कौन तो भारत की जो जाति प्रथा है। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि भारत की जो जाति प्रथा की जो व्यवस्था है यह लोगों में ऊंच नीच का भी भेदभाव करता है। समझ रहे हैं ना। जैसे कि देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुछ माने ग्रंथों के अनुसार भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। एक शूद्र, दूसरा वैश्य, तीसरा क्षत्रिय और चौथा क्या था ब्राह्मण समाज था। तो जो ब्राह्मण समाज था उनको सबसे ऊंची शिखर पर रखा गया था और शूद्र समाज को सबसे निचली शिखर पर माने सबसे नीचे रखा गया था। और चूंकि उनके द्वारा उस किताब के द्वारा ग्रंथ के द्वारा ये बताया गया है कि जो शूद्र लोग हैं उनकी जन्म ही हुआ है ऊपर जितने कैटेगरी है सबकी सेवा करने के लिए, ठीक है। तो वो किताब की देन है कि जिसकी वजह से आज के भी दौर में चाहे एक शूद्र समाज से लोग कितना हो विद्वान क्यों ना हो, पढ़े लिखे क्यों ना हो, समाज के प्रति उनकी सोच नेक ही क्यों ना हो, ठीक है, उनको निम्न ही समझा जाता है। निम्न ही समझा जाता है नहीं, आज तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है, पहले ये चीज़ बहुत देखने को मिलता था। और दूसरी तरफ देखें एक ब्राह्मण जो समाज थे, ब्राह्मण समाज उनमें कोई व्यक्ति हत्यारा क्यों ना हो, लुटेरा क्यों ना हो, समझ रहे हैं ना, मतलब कि बहुत सारे अवगुण ही उनमें क्यों ना भरा हो, लेकिन वो फिर भी ऊंच है, वो पूजनीय है। नीचे वाले जितना भी कुछ कर ले पूजनीय नहीं है, ऊंच नहीं है, ठीक है। तो अब इस प्रकार के बात से होता क्या है, जो
ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे को क्या करता है, निम्न समझता है। तो यहाँ भी भेदभाव उत्पन्न करता है। ठीक यही चीज बता रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि वह श्रमिकों का वह स्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, विभाजन तो करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का भी करारा देती है। एक चीज और मैं बता दूं जी, क्योंकि मिलावट बहुत सारे चीजों में हो जाता है, तो खैर उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलते हैं। जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, मतलब कि भारत के जो जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा है, जिस तरह इसमें बुराइयां देखा जाता है, वह बुराइयां विश्व के दूसरे किसी भी समाज में दिखाई नहीं देता है। कौन सी बुराई? तो एक दूसरे को ऊंच नीच समझना, ठीक है। यहाँ तक आप माने पुराने जमाने में था कि शूद्र लोग यदि किसी नदी से पानी पी लेते थे तो अन्य वर्णों के लोग का कहना यह था कि अब वो नदी अशुद्ध हो गया, अर्थात आप नदी में भी पानी नहीं पी सकते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा माने कि दंड, आर्थिक दंड दिया जाता था, होगा शारीरिक दंड दिया जाता था, और फिर पंडों के द्वारा क्या किया जाता था, उस नदी को शुद्ध करने के लिए बहुत सारे यज्ञ वगैरह वगैरह मंत्र संत्र का उच्चारण करके उसको शुद्ध करके शुद्ध किया जाता था। और शूद्रों को सख्त हिदायत दिया जाता था कि आपको किसी भी सूरत में उस नदी का पानी नहीं पीना है, ठीक है, क्योंकि पहले कल का व्यवस्था नहीं था। समझ रहा है ना? चलते हैं। तो वहीं बोल रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था विश्व के दूसरे किसी भी समाज में नहीं है। कौन बोल रहा है? बाबा भीमराव अम्बेडकर बोला है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं जी, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, बाबा भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं या जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जैसे कि जातिवाद के पोषक जो है कहते हैं श्रम विभाजन, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है, और श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है जाति प्रथा। तो वहीं बोल रहे यदि श्रम विभाजन के या जाति प्रथा को हम श्रम विभाजन मान लेते हैं तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कहो जाति प्रथा के यदि हम श्रम विभाजन मान लेते हैं, जातीय प्रथा से श्रम विभाजन हुई, समझत बड़ा हो, यानी जातीय के अनुसार काम के बंटवारा हो के तू रहा हुआ, तार बाबा दादा मछली काम कर ले, तू वो कर, दोसर कर तो समझ लिया व्यवस्था लगा दिए, चमा रहो तार बाबा दादा चमड़ा। बोल रहा है भारत के जाति प्रथा। कौन बोल रहा है? भारत के जाति प्रथा, ठीक है। तो अब आप ही बताइए, क्या ये तो जैसे कि तू रहा हुआ, तार बाबा दादा मछली के काम किया है, आपको भी वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया? काम को बांट दिया। तो ये काम को आपने जो बांटा, कैसे बांटा? ये मेरी इच्छा के अनुसार बांटा कि मेरी इच्छा के विपरीत बांटा? तो निश्चित रूप से, जैसे मान लीजिए मेरा काम है कि ये करना है, आप जबरदस्ती मुझे फंसा दे रहे हो कि आपको चमड़े का काम करना है, तो अपने काम को बांटा ना, किसके आधार पर बांटा? माने ये जो बंटवारा हुआ स्वभाव के रूप में बंटवारा हुआ कि अस्वाभाविक रूप में बंटवारा? तो निश्चित रूप से अस्वाभाविक रूप में बंटवारा हुआ है। यही बोल रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, क्योंकि वो बोले हैं श्रम कुशल समाज में बोला गया ना, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना जरूरी है, और श्रम विभाजन का दूसरा रूप ही क्या है? जाति प्रथा है। तो ये एक दूसरे का रूप है, एक दूसरे का रूप है, मतलब इसको बोलिए या इसको बोलिए, ठीक है। तो वहीं पर यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं है, ठीक है। विश्वास है कि आपको ये भी समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। बोल रहा है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक होता है कि हम व्यक्तियों को क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य चुनाव का स्वयं कर सके। चलिए, अब यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जो जातिवाद के पोषक लोग हैं, जिन आधार पर इनको सही मान रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जो बोल रहे हैं सब समाज सभ्य समाज, अब यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर सभ्य समाज की ओरिजिनल पहचान बता रहे हैं कि सभ्य समाज वही होता है कि व्यक्ति को इस तरह प्रशिक्षित करे, इस प्रकार ट्रेंड करे, इस प्रकार उसके मन में भाव को भरे कि वो व्यक्ति अपने कार्य का स्वयं चुनाव कर सके, न कि किसी के दबाव पर आकर कोई काम करे। उदाहरण के तौर पर जैसे
एक सभ्य समाज की पहचान को उदाहरण के तौर से हम समझे, जैसे मान लेते हैं राम एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, और यह व्यक्ति इस समाज में, इस परिवेश में रह रहा है, और इस व्यक्ति के एक बेटा ही हो गया, यह चाह रहा है मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन इनके पिता बोल रहे हैं नहीं, तुमको जब बनना है तो डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, और इसी के लिए इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी देते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति कोई श्याम हो गया, क्या हो गया जी? श्याम। तो श्याम अब राम को समझा रहा है कि भाई बच्चों के साथ आप ऐसे अन्याय मत कीजिए, क्योंकि उसका इच्छा जो है, उसका रुचि है क्रिकेटर लाइन में है, और आप उसको डॉक्टर बोल रहे हैं बनने के लिए, तो वो अच्छा से डॉक्टरी नहीं कर पाएगा, उसको सीख ही नहीं पाएगा। जब सीख नहीं पाएगा तो वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर भी अच्छा से बन नहीं पाएगा। तो श्याम के द्वारा जो राम के प्रति यहाँ रोल को निभाया गया, काम को किया गया, ऐसे ऐसे यदि व्यवस्था हमारे समाज में हो, ऐसे ऐसे श्याम हो, ठीक है, या समाज में श्याम जैसे काम करने वालों को बढ़ावा दिया जाए, तब बोलेंगे कि यह एक सभ्य समाज है। वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब बोल रहे हैं कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित कर दे जिसमें वह अपने पेशा का कार्य चुनाव स्वयं कर सके। कुशल समाज का यही लक्षण है कि समाज में ऐसा मोटिवेट करो, ऐसा मैंने समझत बड़ा कि ओमे रहे वाला व्यक्ति अपन काम के चुनाव खुद करे, ओकरा के कुशल समाज कह सकता नहीं से। ठीक है, आगे चलते हैं। कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा दूधित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य का प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, सामाजिक स्तर माने जिन जावना स्तर में वाला डोम हो तो डोमे काम करो, समझ लो, के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य को पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बोल रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर एक सभ्य समाज की क्या पहचान होती है, लेकिन ये जो जाति प्रथा सीधे उसके विपरीत है। यह इतनी दूषित व्यवस्था है भारत के लिए, इतनी दूषित व्यवस्था है कि एक तो स्वभाव के अनुसार विभाजन नहीं कर रहा है, दूसरा कि जब बच्चा अपने माता पिता माने माँ के गर्भ में रह रहा है तभी से उसके कार्य का निर्धारण कर दिया जाता है कि यहाँ ये फलवा समाज क्या हुआ तो अभी जन्म ही है, यदि बेटा हुई तो हई करिए, लड़की हुई तो हई करिए, वही बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट में है जाति प्रथा। ध्यान दे रहे हैं, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं, बोल रहे हैं भारत के जनजाति प्रथा बा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं, यानी पेशा का माने गलत सही निर्धारण नहीं करत, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए उनके एक पेशा में बांध भी देती है। अब भारत का जो जाति प्रथा है, ठीक है, ये तो दोषपूर्ण पेशे का पूर्ण निर्धारण, पूर्व निर्धारण बोले पहले निर्धारण करिए रहा है, बल्कि इस भारत के जो जाति प्रथा का व्यवस्था था पहले, इसमें यह भी एक पय है कि वो जीवन भर किसी व्यक्ति को एक ही कार्य में बांध देती है। जैसे कितना उदाहरण दे रही है, जैसे कि फिर एक बार देख ले, जैसे कि मान ले हम किसी कुम्हार का लड़का हूँ, किसी कुम्हार के घर मेरा जन्म हुआ है, तो ये जो जाति प्रथा है भारत का, उसके अनुसार मुझे मिट्टी का ही काम करना है, मिट्टी के बर्तन बनाने का ही काम करना है। ठीक है, और इतना ही नहीं कि एक होता है कि चलो भाई कि काम करते हैं, कुम्हार हुए मिट्टी के काम करते हैं, यदि इनकर पैसा छिना गई माने मिट्टी के बर्तन पर दोसर कोनो ऑप्शन आ गई तो चलो ये दोसर काम कर सकता है, लेकिन इहो नहीं है। बोल रहा है कि हिले है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है। ठीक है, भले वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। देख रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि जीवन भर के लिए एक पेशा से बांध दिया, भले वो व्यक्ति माने उसका जो पहले से पेशा था अनुपयुक्त मतलब अब उसका कोई उपयोग नहीं। जैसे कि मिट्टी के बर्तन का उदाहरण दिया गया, पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उस समय मिट्टी के बर्तन का बहुत महत्व हुआ करता था।
लेकिन धीरे धीरे समय बीता गया। अब मिट्टी के जैसे कि पहले गिलास होता था, मिट्टी के बहुत सारा बर्तन होता है, लेकिन आज देख रहे हैं प्लास्टिक का बहुत सारा चीज़ मिल रहा है। तो प्लास्टिक का जो चीज़ होता है टिकाऊ भी होता है, सस्ता थोड़ा हो ही जाता है, लेकिन दूसरे ओर देखें तो मिट्टी का जो वगैरह होता है उसमें ज़्यादा श्रम होने की वजह से थोड़ा बहुत महंगा होता है और टिकाऊ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से अब उसके स्थान पर लोग ज़्यादातर प्लास्टिक की चीज़ें खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोग पहले से ये अपना पेशा पर जी रहे थे, मिट्टी का बर्तन बना अब उनका तो खरीद नहीं चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अब नहीं चल रहा है। और आपका जो जाति प्रथा है ये उस व्यक्ति को दूसरा पेशा चुनने का अनुमति नहीं दे रहा है, तो उसका सामान भी सेलिंग नहीं हो रहा है और दूसरा कोई पेशा चुनने का भी अनुमति नहीं, तो बेचारा क्या करेगा, भूखे ना मरेगा, यही बोल रहे हैं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है कि इतना होता है कि जो पेशा पहले चल रहा था वह लाइफ भर रहेगा, इसको कोई गारंटी नहीं है, बल्कि आधुनिक युग में और भी खतरा रहता है कि आज जो चला है वो जीवन भर चलते नहीं, इसके स्थान पर दूसरा कोई आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है, तो इसका पतन हो जाता है। वही बोले हैं क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तत्कालीन में निरंतरता, विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन भी हो जाता है, जैसे मैंने बोला था, जिसके कारण मनुष्य को अपने पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और भी चारा कोई क्या हो सकता है। जैसे कि हमने सुना था हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पैतृक पेशा ना हो। जैसे बोला गया है ये जो जाति प्रथा है हिंदू धर्म का, ये ऐसा जाति प्रथा कुप्रथा है कि इतना होता है कि इसमें लोगों को दूसरा कोई पेशा चुनने का अनुमति नहीं देता है जो उसके माता पिता पहले से ना कर रहे हो, मतलब कि उनकर माता पिता जो पहले से करता रहे उहे कर सकता रहे, दोसर नहीं कर सकता, ठीक है, भले ही वह उसमें परंपरागत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। तो इस तरह बाबा भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जाति प्रथा जो है भारत में एक बेरोजगारी का भी प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। अब तनिक हम इस चीज़ को समझे कि जो भारत के जाति प्रथा था या है या बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण कैसे हो सकता है, तो गौर करेंगे, इसको भी हम एक उदाहरण से समझें। जैसे मान लेते हैं यह एक कोई समाज हो गया, ठीक है, और इसमें मात्र 5% में मात्र 5% में तू रहा भाई लोग हैं। कौन भाई? जो मछली मारने वगैरह का काम करते हैं, अर्थात शेष 95% में लोग मछली खाने के कार्य कर रहे हैं, जबकि 5% लोग उत्पाद और सेलिंग का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मछली का क्या बोलते हैं, इतना ना ज़्यादा डिमांड है, माने खपत है इस क्षेत्र में कि ये 5% लोग इस सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति अकेले, माने 5% लोग सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि एक पहाड़पुर प्रखंड हो गया और इसमें मात्र एक ही है कोई फेरिया वाला जो कपड़ा घुमा कर बेच रहा है। कपड़ा की आवश्यकता सबको है, तो बेचारा कितना हो भी प्रयास कर रहा है, फिर भी लोग का जितना डिमांड हो रहा है कि भाई हमरो कपड़ा वो अकेले नहीं पूर्ति कर पा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ही हो गया। दूसरी ओर देखें तो इसी क्षेत्र में 30% की संख्या में बढ़ई लोग हैं। कौ प्रतिशत? 30% की संख्या में बढ़ई लोग हैं, ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र में बढ़इयों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गया है कि यदि 30% बढ़ई के लोग जो इसमें माने काम उम कर रहे हैं, मात्र 10% भी लोग काम यदि करते तो जितनी लोगों की डिमांड है बढ़ई की, माने काठ उठ की, उतना 10% लोग इसको क्या करते, पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह देखें, एक और मछली के व्यापार में देखें तो लोगों की संख्या, व्यापार करने वाले की संख्या बहुत कम हो जा रहा है। एक और बढ़ई में देखें तो इतना ना संख्या ज़्यादा हो गया है कि यदि 10% केवल भी लोग होते तो इन सभी इस इलाका की आवश्यकता को पूर्ति कर देते। अर्थात 20% अब जो लोग बच गए हैं, 20% क्या करेंगे,
इसका तो मतलब 10% काम चला रहा है, लेकिन इसमें है 30% लोग। तो जाहिर से बात है अधिकतर लोग बढ़ई जाति में बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो अब यदि ये जो जाति प्रथा है, इस हिंदू धर्म के जो जाति प्रथा है, इसमें यह अनुमति नहीं होता कि तू तुरा हो तो वह काम करबो, तब क्या होता? अब इसमें जो बढ़ई के 30% शेष 20% लोग जो बेरोजगार हैं, अब ये अपना स्थान कहाँ बनाते? मछली में। ठीक है, तो यहाँ के लोगों के भी आवश्यकता है, अब अधिक माने जो आवश्यकताएं हैं अधिक लोग मिलकर पूर्ति करा रहे हैं, और इधर भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो भारत में जो हिंदू धर्म के जाति प्रथा जो है वह कहीं ना कहीं बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। मुझे विश्वास है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। चलिए, अब बोल रहे हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। ठीक है, हमको समझ में है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया है। जो जाति प्रथा है मनुष्य की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, चूंकि वो गर्भे में बांट दे रहा है कि हाँ ये जन्मिए तो है ये काम करिए। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है। जब पहले ही से तू बांट देता रहो कि तू अभी जन्मलो ना कि हाँ ये बबुआ जन्मी है तो है ये काम करिए, भले उनको इच्छा कुछ हो गया, तो कैसे कह सकते हैं कि इसमें व्यक्तिगत भावना की कोई स्थान है? जी नहीं है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यस्तता के साथ करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रसित होकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमने भी पहले देखा था, चर्चा किया था कि जब रुचि पर रहले नहीं है तो हमार मन लगे तो फलवा के संग, अच्छा फलवा पर तू हमारे जबरदस्ती यही करवाओ तरह, तो क्या करे? मजबूरी में करम, टाले बोटोल के नहीं करम, मन इच्छा करम, तो ना हमरे फायदा ना कामे के कोनो फायदा। वही बोल रहा है। अब देखते हैं, ऐसे स्थिति में जहाँ कम करने वाले का न दिल लगता हो और न मतलब कम नहीं काम करने वाले को ना दिल लगता हो और ना ही दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? अब कहे मतलब जाना काम में हमारा मन नहीं लागत तो में हम कुशलता अर्थात में माहिर कैसे हो सकता है? ठीक बा, आगे चलते हैं। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। तो जैसे कि उधर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब बोले थे कि जो जाति प्रथा है एक तो श्रमिक विभाजन करिए रहा है, भारत में उच्च नीच के भेदभाव को बढ़ावा दिए रहा है, बेरोजगारी का प्रमुख कारण है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ही है। अच्छा, उसके बाद अस्वाभाविक विभाजन करिए रहा है, व्यक्ति को टालू बनाइए रहा है, जिसके वजह से वह व्यक्ति अपने कार्य में कुशलता को प्राप्त नहीं कर रहा है। तो इन सारी दृष्टि के अलावा ये जो जाति प्रथा है कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से भी यानी संपत्ति के भी दृष्टि से भी देखें तो यह हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए क्या हो रहा है? हानिकारक हो रहा है। वही बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दोबारा दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय कर देती है। ठीक है जी। जब रुचि नहीं खाता वो बेचारा से जबरदस्ती काम करोगे तो कहाँ से होई? में मने नहीं खेला तो अपन टैलेंट कहाँ से देखा पाई? ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या बोल रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, थोड़ा ये भी देख लिया जाए। चलिए, अब बोला है, आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरोध हूं तो फिर मेरे दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर बोल रहे हैं कि मैं जिस तरह इस भारत के जाति प्रथा का आलोचना कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, विखंडन कर रहा हूँ, तो फिर आपके अनुसार आखिर हमारे समाज में व्यवस्था किस तरह होना चाहिए? एक नहीं होता है कि कोई बोला कि हमारे दही कपड़वा का पहले बड़ा हो तो कहूँ कि चलो भाई ना पहनी तो कौन पहनी, तो बतैबो न। तो वही तरी आई जब बाबा भीमराव अम्बेडकर बोले कि हम कहते नहीं कि ना गलत बा
तो फिर तो नहीं कि हमरा से जाने के चाहबो कि आखिर समाज में व्यवस्था के तरह होके के चाहे कि बढ़िया रही। तो वही अपना राय यहाँ बता रहे हैं। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित हो। बोल रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर कि मेरे अनुसार आदर्श समाज कौन होता, तो जिस समाज में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के मतलब आज़ादी होता है, समता, यहाँ एक शब्द है समता। तो अक्सर समता और समानता में लोग अंतर को शायद उतना बढ़िया से नहीं ढूंढ पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा समानता और समता ये दोनों अलग अलग शब्द है। समानता का अर्थ होता है कि प्रत्येक को समान वितरण, प्रत्येक को समान वितरण। जैसे मान लेते हैं जब बीच में दो व्यक्ति भ्रमण पर गए, उसमें एक 18 वर्ष का था और एक जैसे मान लेते हैं 10 वर्ष का था। और 18 वर्ष का जो व्यक्ति है इसको रोटी खाने का 7 क्षमता है, 7 रोटी खा सकता है, 7 से ज़्यादा नहीं खाया जा रहा है। और ये जो 7 साल का लड़का है इसको मात्र 4 रोटी में इसका गरज पूरा हो जा रहा है। ठीक है जी, या 3 रोटी में इसका गरज पूरा हो जा रहा है। कई गो रोटी में? 3 गो रोटी में। अब समानता क्या बोलता है? अब ये लोग भ्रमण पड़ गए, यहाँ रोटी बना 10, कितना बना 10, तो समानता बोलता है कि 10 रोटी में 5 रोटी किसको दिया जाए? इस 18 वर्ष के लड़के को दिया जाए, और 5 रोटी किसको दिया जाए? इस छोटा जो 7 वर्ष का बालक है उसको दिया जाए। ये समानता हो कि समान वितरण, यानी जो भी है उसको बराबर बराबर बांट दो। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे क्या हो रहा है कि इस लड़का को 3 रोटियों खाने का केवल क्षमता है, इसको दे दिया गया 5, तो ये 2 रोटी को क्या करेगा? बेकार। अब इस बेचारा 8 वर्ष वाला बच्चा को कितना रोटी खाने की क्षमता था? तो 7, अब मिला कितना? 5। तो अब इससे होगा क्या कि केहू ताकते ताकते मर रहा है और कोई खाते खाते मर रहा है। जबरदस्ती खाएगा तो इसको हानि करेगा, ये कम खाएगा तो भी हानि करेगा। जबकि समता बोलता है कि ना 10 रोटियां जो बना, कई गो रोटी, तो प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको बांटो। जैसे अभी राम को खाने की क्षमता कितने है? 7, तो इसको 7 रोटियां दे दो, और इसको खाने की क्षमता कितना है? तो 3, मात्र इसको 3 रोटी दो। ये बोलता है समता। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कौन है? तो जिसमें जो स्वतंत्र हो, जिसमें समानता हो, भ्रातृत्व पर आधारित हो। समानता का मतलब होगा भ्रातृत्व पर आधारित, कि माने भाईचारा का, माने लोग जहाँ भी वास करें एक दूसरे को भाईचारा के दृष्टि से देखें। क्या यह ठीक नहीं है? फिर बोल रहे हैं, क्या यह ठीक नहीं है? नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकता है? तो बात सही है जी। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। मतलब कि बाबा भीमराव अंबेडकर के कहने का मतलब है कि आदर्श समाज वो भी होता है कि जिस समाज में कोई भी परिवर्तन हो तो वह परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरी छोर तक, मतलब कि उस समाज में गरीब से गरीब और धनिक से धनिक सबको एक ना होता है, सबको किसी परिवर्तन का लाभ सीधे मिले। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ गरीब है तो इनको पूरा मिल जाओ, धनिक के छोड़ दो, धनिक बड़ा तो गरीबे धनिक के दे दो, गरीब के छोड़ दो। बल्कि जो भी परिवर्तन हो समाज के एक सिरा से लेके दूसरी सिरा तक ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए। मतलब कि जो सार्वजनिक काम होता है सब कोई एक दूसरे मिलकर उसमें भाग ले, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। एक माने उनके कहने का मतलब है कि ऐसा समाज की स्थापना हो जहाँ लोग दूसरे के निर्धनता को दूर करने में जुट जाए, उसको राय विचार देकर, ठीक है, कुछ आर्थिक सहयोग करके, मतलब एक भाईचारा जब इसमें आइए गया तो अब कहने की क्या बात है। ठीक है, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। सामाजिक जीवन में जो समाज का जीवन है उसमें अबाध संपर्क में मैंने बिना कोई बाधा के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। ठीक है, समझ में आएगा। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। बाबा भीमराव के अम्बेडकर में वास्तविक लोकतंत्र क्या है? तो वास्तविक लोकतंत्र है कि वैसा समाज जहाँ भाईचारा इतनी गहराई से हो, माने भाईचारा इतनी गहराई से हो
कि जिस तरह दूध में पानी मिल जाने से कोई नहीं पहचान सकता इसमें कौन दूध है और कौन पानी है। हालांकि दूध पानी है, लेकिन सबको एक समान दृष्टि से देखा जा रहा है। ठीक है, समझ में, माने एक दूसरे में लोग घुल मिल जाए एक दूसरे में। और जहाँ ऐसी चीज़ है, ऐसी व्यवस्था है समाज में, उसी को हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर मान रहे हैं वास्तविक लोकतंत्र। वही वास्तविक लोकतंत्र है। यदि भेदभाव है तो समझ लें कि नाम का लोकतंत्र है या काम का लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवन, लोकतंत्र मूलतः, हाँ, क्योंकि लोकतंत्र केवल क्या बोलते हैं, केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज को सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान करने का नाम है। क्या बोल रहे हैं यहाँ, सम्मिलित अनुभव। लोकतंत्र खाली एगो शासन कर देनी कि हम नेता बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, यहाँ नियम है, नियम एगो उहे लोकतंत्र ना है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। मतलब कि कोई ऐसा रीति निकला, कोई ऐसा रिवाज निकला कि अच्छा हम किसी काम में निरंतरण बढ़ रहे हैं, किसी सोच के वजह से, किसी उत्तम विचार की वजह से हम अपने परिवार के साथ, परिवार को लेकर ना होता है कि विकास के पथ पर चढ़ रहे हैं। तो लोकतंत्र ये भी कहता है कि आपको जो अनुभव मिला है, जीवन जीने के एक सही ढंग मिल गया, आप उस अनुभव को, आपके जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े समाज है, आप अपना अनुभव उसको इस प्रकार शेयर कर दो कि वो भी एक जीने का कला सीख ले और अपने जीवन में गति लिया सके। लोकतंत्र इसी के माने कहा गया उनके अनुसार। ठीक है, इसमें यह अवश्य है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। अब बोल रहे हैं लोकतंत्र में यह भी होना चाहिए कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और क्या बोलते हैं, सम्मान का भाव भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि हाँ तू है ये लो हुआ कुछ बड़ा तो एगो ना होला, नीचे ही रहो हमारा, तो ये कहाँ से हुआ, सम्मान का भाव हुआ, नहीं हुआ। तो आई होप कि आप सबको यह बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। तो यदि ये सब आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या बोलते हैं लाइक भी कर दीजिए मर्दे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।